हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। मैं आपके लिए पुनः एमपी पीएनएसटी के सारे बच्चों के लिए टॉप क्वेश्चन सीरीज जो है वो लेकर के आया हूं, जो कि पीएनएसटी में आपको बहुत मदद करने वाली हैं। और कई क्वेश्चन तो ऐसे जो सेम टू सेम आने वाले। ठीक, तो आप सभी के लिए बेहतर क्वालिटी के क्वेश्चन हम छांट करके ला रहे हैं, और आपसे एक ही उम्मीद करते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर करें। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्रिया में सफल हो पाए। एक मिनट स्टूडेंट्स। तो यहां पर हम आज फिर से एक नई सीरीज आपके लिए लेकर के आए हैं, ठीक है ना। और ये है जूलॉजी के रेस्पिरेटरी सिस्टम की। उम्मीद है इससे आपको बहुत फायदा होगा। आइए स्टार्ट करते हैं सीरीज को। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक व्यायामी, ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, पढ़ते जाइएगा। ठीक, सबसे पहले तो आप अपना एक पेज निकाल लीजिए। उस एक पेज में 1 से लेकर के 35 तक के क्वेश्चन जो है वो लिख लीजिए, और उन क्वेश्चन में फिर देखिएगा कितने सही होते हैं कितने गलत। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, और जितने बच्चे देखते हैं मुझे उम्मीद है कि वो सारे बच्चे इस वीडियो को लाइक करें और मैसेज भी करें कि सर हमारे इतने नंबर आए। ठीक है, चलिए। एक व्यायामी के ज्वारीय आयतन एवं निःश्वसनी सुरक्षित आयतन क्रमशः 500 ml और 1000 ml है। यदि अवशिष्ट आयतन 1200 ml हो तो इसकी निःश्वसन क्षमता क्या होगी। प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक, एक व्यायामी का जो ज्वारीय आयतन है और जो निःश्वसनी सुरक्षित आयतन है वो 500 ml और 1000 ml है। यदि इसका अवशिष्ट आयतन, तो अवशिष्ट आयतन तो जहां का तहां रहता है। ठीक, तो इसकी निःश्वसन क्षमता क्या होगी, मतलब वो कितनी हवा छोड़ सकता है। ज्वारीय आयतन इतना है और निःश्वसनी सुरक्षित आयतन इतना है, तो वो कितनी हवा छोड़ सकता है। अवशिष्ट आयतन तो ज्यों का त्यों रहता है। तो हमें बताना है कि निःश्वसन क्षमता क्या होगी। यह क्वेश्चन नीट 2019 में ऑलरेडी जो है ये पूछा जा चुका है। ठीक है, क्या वो 2700 ml होगी, क्या वो 1500 ml होगी, क्या वो 1700 ml होगी, और क्या वो 2200 ml होगी। ठीक, तो आपने अपना ऑप्शन चुन लिया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। 2200, मतलब यहां पर देखिएगा 1200 जो ml है, 1200 ये कौन सा अवशिष्ट आयतन है, तो ये तो भाई ज्यों का त्यों रहेगा। तो सीधी सी बात है, वो कितनी वायु छोड़ सकता है, इतनी वायु वो छोड़ सकता है। तो 1000 और 500 मिलाकर के वो 1500 ml वायु जो है वह क्या कर सकता है बेटा, छोड़ सकता है। याद रखिएगा। ठीक है, 1500 ml वायु जो है वो क्या कर सकता है, छोड़ सकता है। अवशिष्ट आयतन ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने क्या है। इसमें अपने को बताया गया है कि फेफड़े हवा से भरे हुए कोश कुपिकाओं के बने। सही बात है, फेफड़ों में हवा भरी होती है, और हवा से भरे ये कोश जो होते हैं ये कुपिकाओं से बने होते हैं। करोड़ों कुपिकाएं फेफड़े के अंदर होती हैं। बलपूर्वक निश्वसन के बाद भी ये किस कारण पूर्णतः नहीं सिकुड़ते। मतलब यदि अपन पूरी ताकत से भी हवा छोड़ेंगे उसके बाद भी ये क्यों नहीं सिकुड़ते, क्या कारण है इसके पीछे। क्या इसका कारण है अवशिष्ट आयतन, क्या अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन, क्या ज्वारीय आयतन, या निःश्वसित सुरक्षित आयतन। क्या है इसके पीछे रीजन। ये क्वेश्चन भी आप देख पा रहे होंगे, ये नीट 2017 में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन हमसे भी पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपने चुन लिया होगा। इसके पीछे रीजन है बेटा अवशिष्ट आयतन। मैंने बताया अवशिष्ट आयतन अंदर पूरा सुरक्षित रहता हवा का, जो कि होता है 1000 से 1200 ml के आसपास। याद रखिएगा। ठीक है, अवशिष्ट आयतन के कारण से ऐसा नहीं होता, फेफड़े पूरे पिचकते नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। उस फुफ्फुसीय रोगी का नाम बताइए जिसमें कुपिकीय भित्तियां के क्षत हो जाने के कारण, कुपिकीय भित्तियों के खराब हो जाने के कारण गैस विनिमय में शामिल कुपिकीय सतही क्षेत्र बहुत अधिक कम हो जाता है। ठीक है, तो उस फुफ्फुसीय रोग का नाम जिसमें कुपिकीय जो भित्तियां हो जाती हैं इनके खराब हो जाने के कारण गैस विनिमय में शामिल कुपिकीय सतही क्षेत्र जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या उसका क्या कारण होगा, क्या प्लूरिसी रोग होगा, क्या वो वात स्फीति होगा, क्या न्यूमोनिया होगा, क्या अस्थमा होगा। ये क्वेश्चन भी आप देखिए नीट 2015 में आ चुका है। तो राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, चुन लीजिए।
उम्मीद है आपने चुन लिया होगा। पढ़ाया गया क्वेश्चन है ये, जो है ये वात स्फीति के कारण से होता है। वात स्फीति मतलब इम्फाइसेमा के कारण से ऐसा होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वात स्फीति अर्थात इम्फाइसेमा है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आते हैं। देखिए क्या है, थैलेसीमिया रोग जो है वो हीमोग्लोबिन की अल्फा श्रृंखला के दमन से होता है, बीटा श्रृंखला के दमन से होता है, दोनों सही हैं या इनमें से कोई नहीं? क्या कारण है, क्या कारण है, क्या कारण है बताइए? क्या अल्फा श्रृंखला के दमन के कारण से होता है, बीटा श्रृंखला के दमन के कारण से होता है, दोनों सही हैं या इनमें से कोई नहीं? क्या कारण है, क्या हो सकता है? तो राइट आंसर है, याद रखना, हीमोग्लोबिन में अल्फा श्रृंखला भी पाई जाती है और बीटा श्रृंखला भी पाई जाती है। इसमें दोनों के दमन के कारण से थैलेसीमिया नाम का जो रोग है वो होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर ये, रुधिर में CO2 की सांद्रता बढ़ने पर श्वसन दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि रक्त में CO2 की सांद्रता बढ़ जाए तो क्या होगा? क्या श्वसन दर अप्रभावित रहेगी, कम होती है, बढ़ती है या घटती बढ़ती है? क्या फर्क पड़ेगा दोनों में से किसी एक में, बताइएगा। रुधिर में CO2 की सांद्रता यदि बढ़ जाए, रक्त में यदि CO2 की सांद्रता बढ़ जाए तो श्वसन दर क्या होगी? अप्रभावित रहेगी, कम होगी, बढ़ेगी या घटती बढ़ती रहेगी? ठीक, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा वही है, बढ़ती रहेगी। यदि CO2 की सांद्रता बढ़ती जाए तो निश्चित रूप से श्वसन दर जो है वह क्या होगी, वह बढ़ती रहेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हिचकी का कारण क्या है? हिचकी, आपने देखा होगा कई बार खाना खाते समय हमें हिचकी आने लगती है, तो हिचकी आने के पीछे क्या कारण है? क्या अंतरापरशुक पेशियां का अनियंत्रित संकुचन, अंतरापरशुक पेशियां जो होती हैं पसलियों के बीच में पाई जाती हैं, तंतुपट का अनियंत्रित संकुचन, आमाशय में अनियंत्रित संकुचन या इनमें से कोई नहीं? क्या कारण होगा, हिचकी का क्या कारण हो सकता है? अंतरापरशुक पेशियों का अनियंत्रित संकुचन, तंतुपट का अनियंत्रित संकुचन, आमाशय में अनियंत्रित संकुचन या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही सरल उत्तर है ये वाला, याद रखिएगा। हिचकी का कारण है तंतुपट, मतलब डायफ्राम। डायफ्राम हमारे वक्ष गुहा और उदर गुहा, इनको अलग अलग करता है, पसलियों के ठीक नीचे से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें हमें दोनों विकल्पों का क्या करना है, मिलान करना है। खास बात यह है इसमें ऑप्शन हमने नहीं दिए, क्वेश्चन बहुत बड़ा था, ऑप्शन हम नहीं ले पाए इसमें। अब हमें इसमें चुनाव करना है, नीट 2018 में ही आ चुका है, उम्मीद है आपसे भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो यहां पर स्तंभ 1 की स्तंभ 2 से अपने को मिलान करना है, तो आप अपना मिलान करके रख लीजिए, फिर मैं राइट आंसर आपको दिए देता हूं। ज्वारी आयतन, अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन, निःश्वसन सुरक्षित आयतन, अवशिष्ट आयतन, क्या आंसर होंगे? तो चलिए मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपन मिलान कर लेते हैं बेटा, किसका? ज्वारी आयतन, जो कि होता है कितना, 500 ml। तो सीधी सी बात है, यहां पर ए का हो जाएगा कौन सा, तीसरा, ए का तीसरा हो गया। ठीक, फिर इसके बाद आते हैं कहां पर, तो हम कहेंगे अवशिष्ट आयतन में। अवशिष्ट आयतन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, ठीक है ना। तो डी नंबर जो पहले बनता उसको पहले निपटाओ, तो डी का हो जाएगा आपका कौन सा, दूसरा, डी का हो जाएगा दूसरा। अब क्या बचा आपका, अंतःश्वसित सुरक्षित आयतन। तो अंतःश्वसित सुरक्षित आयतन जो है ये आपका होता है 1000 से 1100, तो यहां पर जो बी नंबर है, बी का आएगा 4th। ठीक, तो सीधी सी बात है, सी का कौन सा आ जाएगा बेटा, सी का निकल के आ जाएगा ये वाला, ठीक है ना, मतलब पहला। तो इस तरह से यहां पर ये आंसर जो है ये निकाले जा सकते हैं, ठीक है ना। ज्वारी आयतन बहुत आसानी से याद रख सकते हैं आप, ठीक है ना, 500 ml के आसपास होता है। अवशिष्ट आयतन आराम से याद रख सकते हैं, 1100 से 1200 ml होता है, जैसा जब भी मैंने आपको बताया था, याद होगा, ठीक है। तो इन दोनों से आंसर क्लियर हो जाता है। फिर अंतःश्वसित सुरक्षित आयतन जो है वो 1000 से 1100 के आसपास, और निःश्वसन सुरक्षित आयतन जो है 2500 से 3000 ml के आसपास होता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ये देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न क्या कह रहा है, डेड स्पेस में कितनी हवा होती है? डेड स्पेस में कितनी हवा होती है? ठीक, क्या वो 150 सेंटीमीटर क्यूब होती है, क्या 350 सेंटीमीटर क्यूब होती है,
क्या 500 सेंटीमीटर क्यूब होती है या 1500 सेंटीमीटर क्यूब? क्या आंसर होगा? डेड स्पेस में हवा कितनी होती? डेड स्पेस में कितनी हवा होती है, ये आपको बताना है। डेड स्पेस में कितनी हवा होती है? 150 सेंटीमीटर क्यूब होती, 350 होती, 500 होती, 1500 होती, कितनी होती? तो राइट आंसर है 150 सेंटीमीटर क्यूब के आसपास हवा जो है वो होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, निम्नलिखित को आयतन के बढ़ते क्रम में लगाइए। इसको थोड़ा सा अपन बड़ा कर लेते हैं। ये लीजिए, निम्नलिखित को आयतन के बढ़ते क्रम के हिसाब से लगाइए। आयतन के बढ़ते क्रम के हिसाब से मतलब सबसे कम हवा किसमें, उससे ज्यादा हवा किसमें, उससे ज्यादा किसमें और सबसे ज्यादा किसमें। ठीक, तो देख लीजिए, पहला नंबर बही श्वसन आरक्षित आयतन, अंतः श्वसनीय क्षमता, ज्वारीय आयतन या अवशेषी आयतन। क्या विचार बनता है आपका? सोचिए, दिमाग लगाइए, क्या होगा? निम्नलिखित को आयतन के बढ़ते क्रम के हिसाब से लगाइए। क्या विचार है आपका? तो सबसे पहली बात, ज्वारीय आयतन का मान सबसे कम होता है। ज्वारीय आयतन का जो मान है वो सबसे कम होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ज्वारीय आयतन का जो मान है वो सबसे कम होता है। ठीक, यहां पर तो हम कहेंगे सबसे पहले कौन आएगा? सी। सी कहां पहले दिया है? सी दिया है एक तो इसमें और एक दिया है इसमें, मतलब ये दोनों कैसे हो गए? गलत। ठीक, अब इसके बाद सी के बाद ज्वारीय आयतन की बात करें तो अवशेषी आयतन उससे बड़ा होता है, डी। तो सी के बाद डी कहां दिया? सी के बाद डी दोनों में दिया, सी के बाद डी दोनों में दिया। ठीक, अब अवशेषी आयतन से दूसरा बही श्वसन आरक्षित आयतन और अंतः श्वसनीय क्षमता, तो इससे कम यदि इन दोनों से ज्यादा देखा जाए तो ये वाला होगा बही श्वसन आरक्षित आयतन, मतलब कौन सा होगा? ए, और सबसे ज्यादा कौन सा होगा? बी। तो इस आधार पर राइट आंसर अपना आ जाएगा कौन सा? पहला। ये अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम होती है जैव क्षमता, ज्वारीय क्षमता, सबसे कम होती है ज्वारीय क्षमता, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, फिर उससे ज्यादा अवशेषीय आयतन, फिर बही श्वसन आरक्षित आयतन और उसके बाद अंतः श्वसनीय क्षमता, ये होगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। देखिए, एक क्वेश्चन ब्लॉक कर दिया हमने। ये आ गया अगला क्वेश्चन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन चक्र को दाईं ओर विस्थापित करने के लिए कौन सा कारक सही होगा? ये एक बहुत सॉलिड क्वेश्चन है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन इस साल देना चाहिए। ठीक, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन चक्र जो है वो दाईं ओर विस्थापित करने के लिए, दाईं ओर विस्थापित करने के लिए याद रखिएगा, रक्त में हीमोग्लोबिन की सांद्रता और साथ में हम कहेंगे ऑक्सीजन की सांद्रता, इन दोनों को प्रदर्शित करने वाला जो वक्र है वह कहलाता है क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र। ये दाईं ओर कब विस्थापित होता है? तो ये दोनों ओर विस्थापित हो सकता है, ये बाईं ओर भी, ये दाईं ओर भी विस्थापित हो सकता है, ये बाईं ओर भी विस्थापित हो सकता है। तो फिलहाल में कहा गया है कि दाईं ओर विस्थापित करने के लिए कौन सा कारक सही है? क्या वो निम्न PCO2 है? क्या वो उच्च तापमान है? क्या उच्च pH है? क्या उच्च PO2 है? ठीक है ना, यहाँ PO2 मतलब प्रेशर ऑफ CO2, ये प्रेशर ऑफ O2, ये बोला गया है उच्च तापमान उच्च pH। राइट आंसर क्या होगा? चूज कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर बेटा मैं बता दूं, उच्च तापमान आएगा। ठीक, क्यों आएगा ये डिटेल्ड क्लास में आपको समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, श्वसन दर किसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित की जाती है? श्वसन दर को यदि प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करना हो तो वो किसके द्वारा प्रभावित होती है? क्या वो, यहां पर कहा गया है, प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए, क्या वो CO2 की सांद्रता से प्रभावित होगी, श्वास नली में O2 से प्रभावित होगी, O2 की सांद्रता से प्रभावित होगी, या डायफ्राम में विस्तार से प्रभावित होगी? किस कारण से वो प्रभावित होगी? आंसर आपने चूज कर लिया होगा। क्या बच्चों ने आंसर चूज कर लिया? यदि हां तो मिला ये आंसर, CO2 सांद्रता सही है। अभी थोड़ी देर पहले भी इसका क्वेश्चन आया था, थोड़ी देर पहले भी इसका क्वेश्चन आया था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अस्थमा एक श्वसन रोग है जिसका कारण है, अस्थमा एक श्वसन रोग है, बिल्कुल सही बात है। इसका क्या कारण है? इसका कारण क्या श्वास नली में संक्रमण है? क्या इसका कारण फेफड़ों का श्वसन है? क्या फुफ्फुसावरणीय गुहा में रक्तस्राव है? या फिर ब्रैकियल पेशियों में ऐंठन है? क्या कारण है? विचार लगाइए।
सोच, सोच क्या होगा इसका उत्तर, सोच। इसमें लिखा है अस्थमा एक श्वसन रोग है जिसका कारण है श्वास नली का संक्रमण, फेफड़ों का श्वसन, फुफ्फुसावरणीय गुहा में रक्तस्राव, ब्रेकियल में ऐंठन। क्या कारण है इसका? राइट आंसर लिख ले, फुफ्फुसावरणीय गुहा में रक्तस्राव। ठीक, याद रखिएगा, जिसके कारण ऑक्सीजन की मात्रा में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। स्तनियों में गैसों का विनिमय कहां होता है? सोचो, स्तनियों में गैसों का जो विनिमय है, मतलब O2 और CO2 का जो विनिमय है, वो कहां पर होता है? स्तनियों में गैसों का विनिमय कहां होता है? क्या श्वास नली में होता है? क्या ब्रोंकाई में होता है? क्या ब्रोंकियोल में होता है? या एल्वियोलाई में होता है? कहां होता है? सोचो, बहुत सिंपल सा उत्तर है इसका, और वो है एल्वियोलाई, कूपिका में। कूपिका में होता है गैसों का जो विनिमय है, याद रखिएगा, बाकी कहीं नहीं होता है। ठीक, आगे इसमें लिखा है, ये जो क्वेश्चन है, लैरिंग्स, लैरिंग्स किस में पाया जाता है? क्या मेंढक और खरगोश दोनों में पाया जाता है? लैरिंग्स मतलब समझ रहे हैं ना, कंठ की बात कर रहा है। ठीक है, क्या ये मेंढक और खरगोश दोनों में पाया जाता है? क्या मेंढक खरगोश दोनों में नहीं पाया जाता? मेंढक में परंतु खरगोश में नहीं, खरगोश में किंतु मेंढक में नहीं। क्या आंसर होगा? चूज कर लीजिए, क्या आएगा? सोचो, दिमाग पर जोर डालो, क्या आंसर होना चाहिए? लैरिंग्स किस में पाया जाता है? खरगोश और मेंढक दोनों में पाया जाता है क्या? या फिर दोनों में नहीं, मेंढक में किंतु खरगोश में नहीं, खरगोश में किंतु मेंढक में नहीं? क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कि मेंढक और खरगोश दोनों में पाया जाता है, दोनों ध्वनि पैदा करते हैं, तो दोनों में ही होगा ना। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, श्वसन तंत्र के इतिहास में सबसे ज्यादा आने वाला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। क्या कह रहा है यहां पर? इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको पूरा दिखे। ये कोशिकीय श्वसन के दौरान उत्पन्न CO2 की अधिकतम मात्रा के रूप में, किस रूप में फेफड़ों में परिवाहित होती है? प्रश्न कहता है कोशिकीय श्वसन के दौरान उत्पन्न CO2 की अधिकतम मात्रा किस रूप में रक्त के द्वारा फेफड़ों में परिवाहित की जाती है, ये हमें बताना है। ठीक, तो बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की 70% मात्रा का परिवहन, जिन बच्चों ने कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन पढ़ा है, मैं बता दूं, कार्बन डाइऑक्साइड की 70% मात्रा का परिवहन बेटा बाइकार्बोनेट मतलब HCO3 माइनस के रूप में होता है, बाइकार्बोनेट के रूप में होता है ना। ये बहुत सरल क्वेश्चन था जो इतने बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्लोराइड शिफ्ट होती है? बड़ा सरल क्वेश्चन। ठीक, क्लोराइड की जो शिफ्टिंग है, याद रखिएगा, क्लोराइड की जो शिफ्टिंग है, क्लोराइड की जो शिफ्टिंग है, ये CO2 परिवहन के दौरान होती है। ठीक, और ये HCO3 माइनस के स्थानांतरण के कारण से होती है, HCO3 माइनस के स्थानांतरण के कारण से होती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। बहुत डेंजरस सवाल, बोहर का प्रभाव निम्न में से कौन सा है? बोहर का प्रभाव निम्न में से कौन सा है? एक लाइन में उत्तर में कहूंगा, याद रखिएगा, O2 के परिवहन पर CO2 का जो प्रभाव होता है, O2 के परिवहन पर CO2 की सांद्रता का जो प्रभाव है, वह क्या कहलाता है? तो हम कहेंगे वो बोहर प्रभाव कहलाता है। ठीक, अच्छा, लेकिन यहां पर गौर करो आप, क्या ऑप्शन दी है? ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। CO2 सांद्रता में कमी से CO2 का दाब बढ़ना, CO2 की सांद्रता में वृद्धि से CO2 का दाब बढ़ना, PCO2 बढ़ने से CO2 में वृद्धि, और PO2 घटता है, ठीक है ना, और pH में कमी से PCO2 में वृद्धि होना। ठीक है, तो O2 के परिवहन पर CO2 की सांद्रता का प्रभाव, O2 के परिवहन पर CO2 की सांद्रता का प्रभाव, तो राइट आंसर आपने चुन लिया होगा, राइट आंसर होगा फोर्थ। याद रखना, जब pH में क्या आती है? कमी, तो CO2 का परसेंटेज बढ़ता है। CO2 का परसेंटेज क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। और जब CO2 का परसेंटेज बढ़ता है तो ऑक्सीजन उसी ओर दौड़ती है। pH के कम होने से CO2 का लेवल बढ़ता है, और जहां CO2 का लेवल बढ़ता है ऑक्सीजन उसी तरफ अटैक करती है, याद रखिएगा। चलिए, तो राइट आंसर मिल गया आपको। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए, अवायवीय श्वसन में पायरुविक अम्ल पेशियों में बनता है, बिल्कुल सही बात है। अवायवीय श्वसन में पायरुविक अम्ल जो है वो कहां पर बनता है बेटा? पेशियों में बनता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन कि इसमें जो बनने वाला पेशी अम्ल है, सॉरी, जो पायरुविक अम्ल पेशियों में बनता है
ठीक है ना, आगे लिखा नहीं है कुछ यार। वो क्या है, क्या वो लैक्टिक अम्ल और जल में टूटेगा? इसमें होना था आंसर कि अवायवीय श्वसन में पायरुविक अम्ल पेशियों में जो बनता है वो किस कारण से बन रहा है। ठीक, क्या वो लैक्टिक अम्ल और जल के कारण से, क्या एल्कोहल और जल के कारण से, एसिटाल्डिहाइड और जल के कारण से, एसिटाइल एसिटिल कोएंजाइम और जल के कारण से? सही उत्तर का चयन कीजिए। यह भी देखिए कितने बार परीक्षाओं में पूछा गया है, उम्मीद है इस बार भी पूछा जाए। ठीक, अवायवीय श्वसन में पायरुविक अम्ल पेशियों में बनाता है। प्रश्न पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अवायवीय श्वसन में पायरुविक अम्ल जो है वो पेशियों में क्या बनाता है? अब प्रश्न समझ में आया। अपन ने पढ़ा बनता है, जबकि वो कह रहा बनाता है। ठीक है ना, तो अवायवीय श्वसन में पायरुविक अम्ल जो होता, पायरुविक अम्ल कब बनता मालूम है? अनाक्षी श्वसन के दौरान। अनाक्षी श्वसन के दौरान पायरुविक अम्ल पेशियों में क्या बनाता है? तो बहुत सिंपल सी चीज है बेटा, ये बनाता है लैक्टिक अम्ल और जल। लैक्टिक अम्ल और जल बनाता है। बहुत सरल क्वेश्चन था ये, अवायवीय श्वसन में अपन ने इसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। देखिए क्या दिया गया है इसमें, बहुत सरल सी बात बताई गई है। रक्त में दी हुई ऑक्सीजन सांद्रता पर, रक्त में दी हुई ऑक्सीजन सांद्रता पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के विघटन में वृद्धि किस स्थिति में पैदा होती है? सोचिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के विघटन की वृद्धि कब होगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब रक्त में तेजी से विघटित होगा? जब रक्त के पीएच में कमी हो, जब रक्त के पीएच में वृद्धि हो, रक्त में CO2 की सांद्रता में कमी हो, या रक्त में स्वतंत्र वसा की सांद्रता की कमी के कारण क्या होगा? किस कारण से ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो विघटन है वो तेजी से होगा? अपना कोई एक ऑप्शन आप चुन लीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, अभी थोड़ी देर पहले समझाया गया। दिमाग लगा समझ क्या सही आंसर है, बता क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है रक्त में पीएच की कमी के कारण से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जब पीएच क्या होगा, पीएच होगा कम, तो CO2 सांद्रता क्या होगी? बढ़ेगी। और जब CO2 सांद्रता बढ़ेगी तो सीधी सी बात है वहां पर जरूरत बढ़ जाएगी किसकी? ऑक्सीजन की। वहां ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ जाएगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होने लगेगा? अब घटित होने लगेगा। ठीक है ना, तो जब पीएच कम होगा CO2 बढ़ेगी, CO2 बढ़ेगी, वहां ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन तेजी से विघटित होगा। राइट आंसर, दिमाग में प्रिंट कर लेना इसको। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। ये जो तंत्र हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है श्वसन तंत्र, इस श्वसन तंत्र की उत्पत्ति कहां से हुई? श्वसन तंत्र की उत्पत्ति कहां से हुई है? एक्टोडर्म से हुई है, मीजोडर्म से हुई है, एंडोडर्म से हुई है? इनमें से किसी से नहीं हुई। किससे हुई है? सोचो, दिमाग लगाओ, बहुत सरल क्वेश्चन। श्वसन तंत्र की उत्पत्ति किससे हुई है? एक्टोडर्म से हुई है, एंडोडर्म से हुई है, मीजोडर्म से हुई है, किससे हुई है? बताइए। तो राइट आंसर जो है बेटा एंडोडर्म से हुई। किससे हुई है? एंडोडर्म से हुई है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगले नंबर पे आते हैं। अगले नंबर पे, ये बहुत सरल क्वेश्चन लेकिन यहां का नहीं है, लेकिन आ गया ये। ठीक, दिया था तो आ गया। क्या लिखा हुआ है इसमें? लिखा निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्त में बफर तंत्र का उदाहरण है? रक्त में बफर तंत्र का उदाहरण कौन सा है? तो चारों ऑप्शन में चूज कर लीजिए, बताने की जरूरत नहीं राइट आंसर क्या है। बहुत सिंपल, बफर तंत्र का उदाहरण कौन सा है? तो राइट आंसर इसका सोडियम कार्बोनेट एवं कार्बोनिक एसिड। सोडियम कार्बोनेट एवं कार्बोनिक एसिड। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, फेफड़ों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन, फेफड़ों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है। फेफड़ों की कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब है वो कैसा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब से कम होता है क्या? रक्त में ऑक्सीजन के आंशिक दाब के बराबर होता है क्या? रक्त में ऑक्सीजन के आंशिक दाब से अधिक होता है क्या? रक्त में ऑक्सीजन के आंशिक दाब से कम होता है क्या? कैसा होता है? फेफड़ों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब है वो कैसा होगा? देखो, नीट फेज सेकंड 2016 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, हमसे भी पूछा जा सकता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? दिमाग लगा लो, सोचो। फेफड़ों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन भरी हुई, उसे रक्त में जाना,
यदि रक्त वाली ऑक्सीजन का दाब इसके बराबर होगा फिर तो कोई नहीं आप आ जा पाएगा। फिर तो कुपिकाओं में ऑक्सीजन का जो दाब है वो याद रखना है रक्त में ऑक्सीजन के दाब से ज्यादा होता है। तभी तो कोशिकाओं की ऑक्सीजन कहां आएगी, अधिक दाब से कम दाब की ओर आएगी, मतलब रक्त में आएगी। आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन ये देखिए, कितने बार आया है ये क्वेश्चन। ठीक, हमारा जो श्वसन तंत्र है उसके अंदर जो घटना होती है कौन सी, निश्वसन और निःश्वसन की, इसको कौन नियंत्रित करता है? या श्वसन और उल्टी जो कि अनैच्छिक क्रियाएं हैं इसको कौन नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस या पेरिकार्डियम, कौन नियंत्रित करता है? बहुत सिंपल है, इसका राइट आंसर है बेटा मेडुला ऑब्लोंगेटा, क्योंकि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र वही। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, ये एक और सरल प्रश्न आया। ठीक, ये प्रश्न अपन ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। मनुष्य में वसा का श्वसनीय भागफल, श्वसन गुणांक का मान कितना है? तो मान होता है बेटा 1 से कम, लेकिन ये सारे 1 से कम है। मनुष्य में वसा का श्वसनीय भागफल क्या होता है? तो हम कहेंगे 1 से कम होता है, लेकिन ये सारे 1 से कम। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 0.7। याद रखिएगा 0.7। ठीक, भूलिएगा नहीं, बहुत आसान था, लेकिन सारे वैल्यू 1 से कम होने के कारण थोड़ा सा कठिन हो गया। देखिए, फेफड़ों में रक्त का अधिक संचय होना एक मुख्य कारण है। यदि मान के चलो रक्त जो है वो फेफड़ों में भरने लगा है, फेफड़ों की कुपिकाओं के चारों तरफ भरने लगा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? क्या उसके पीछे रीजन हाइपोटेंशन मतलब निम्न रक्तदाब? क्या उसके कारण कोरोनरी आर्टरी रोग, क्या एंजाइना, क्या हृदयघात या एथेरोस्क्लेरोसिस? कौन सा कारण हो सकता है? यदि फेफड़ों की कुपिकाओं में रक्त रुक करके बह रहा है तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? सोचिए, दिमाग लगाइए, बहुत आसान सी चीज है ये। क्या हो सकता है राइट? तो इसका राइट रीजन है बेटा हार्ट अटैक, क्योंकि हार्ट जब काम करना बंद कर देगा तो फेफड़ों से हृदय की ओर रक्त जाना बंद हो जाएगा, तो फेफड़ों में रक्त भरने लगेगा। ठीक, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। श्वसन के दौरान O2 अपर्याप्त होती है। श्वसन के दौरान O2 जो है वो अपर्याप्त होती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को क्या कहते हैं? श्वसन के दौरान यदि O2 अपर्याप्त हो जाए तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? क्या इसे एनोक्सिया कहते हैं? क्या इसे प्लूरिसी कहते हैं? क्या इसे एस्फेक्सिया कहते हैं? या इसे हाइपोक्सिया कहते हैं? क्या कहा जाएगा इसे? श्वसन के दौरान O2 यदि पर्याप्त मात्रा में ना हो, अपर्याप्त हो, तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसको कहा जाएगा हाइपोक्सिया। याद रखिएगा, इसको क्या कहा जाएगा? हाइपोक्सिया कहा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निशान जल्दी जल्दी लगाते जाइए। ये लीजिए, एक सॉलिड क्वेश्चन आया एनसीईआरटी का, आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। श्वसन तंत्र के कार्यों के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इनमें से श्वसन तंत्र के कार्यों में गलत कथन कौन सा है? नंबर 1 वायु को आर्द्र करना, नंबर 2 वायु को गर्म करना, नंबर 3 गैसों का विसरण करना, नंबर 4 वायु को साफ करना। क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा बताइए? श्वसन तंत्र के कार्यों के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। क्या होगा गलत कथन? दिमाग लगाइए। श्वसन तंत्र के कार्यों में गलत कथन का चयन कीजिए। चलिए मिलाते हैं, निशान लगा लिया होगा आपने। वायु को आर्द्र करना ये राइट है, वायु को गर्म करना राइट है, वायु को साफ करना राइट है, लेकिन गैसों का विसरण करना गलत है। ये काम नहीं है श्वसन तंत्र का, विसरण का काम फेफड़ों का है। ठीक, कुपिकाओं का है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए, एक व्यक्ति बलपूर्वक उच्छ्वासन के पश्चात बलपूर्वक अंतःश्वसन द्वारा वायु की कुछ मात्रा, बलपूर्वक अंतःश्वसन द्वारा वायु की कुछ मात्रा में श्वास लेता है। अंदर ली गई वायु की मात्रा कितनी होगी? एक व्यक्ति पहले बलपूर्वक हवा को छोड़ देता है और फिर बलपूर्वक अंतःश्वसन द्वारा वायु कुछ मात्रा में लेता है। मतलब पहले बलपूर्वक हवा छोड़ दिया, फिर उतना ही लिया जितनी उसको चाहिए थी। ठीक,
तो अंदर ली गई वायु की मात्रा क्या होगी। एनसीईआरटी से लिया हमने ये क्वेश्चन, याद रखना। एनसीईआरटी क्वेश्चन फंसते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, विटाइल कैपेसिटी या इंस्पायरेटरी वॉल्यूम। ठीक, क्या होगा, अंदर ली गई वायु जो है वो कितनी होगी। इसका राइट आंसर होगा टोटल लंग कैपेसिटी। याद रखिएगा, वो उतनी ही वायु लेगा जितनी उसके फेफड़े की क्षमता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव में सामान्य श्वसन में सम्मिलित पेशियों का सही युग्म क्या है। तो जब सामान्य रूप में आप सांस लेते हैं तो इनमें सम्मिलित पेशियों का सही युग्म कौन सा है, ये भी एनसीईआरटी से लिया गया है, देख लीजिए। मानव में जब सामान्य श्वसन में सम्मिलित पेशियों का सही युग्म कौन सा है। क्या वो बाहरी या आंतरिक इंटरकॉस्टल पेशियां हैं, डायफ्राम या एब्डोमिनल पेशियां हैं, डायफ्राम या बाहरी इंटरकॉस्टल पेशियां हैं, या डायफ्राम तथा आंतरिक इंटरकॉस्टल पेशियां हैं। वो कौन सी पेशियां हैं, दिमाग लगाइए, क्या होगा सही आंसर, सोचिए। सामान्य श्वसन, सामान्य श्वसन, सामान्य श्वसन मतलब अंतः श्वसन अपन कहेंगे, अंतः श्वसन। तो अंतः श्वसन के लिए डायफ्राम और अंतः इंटरकॉस्टल पेशियां भाग लेती हैं, डायफ्राम और अंतः इंटरकॉस्टल पेशियां भाग लेती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आ गया, निम्न को सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। इनको सुमेलित करके उस सही विकल्प का अपने को चयन करना है। क्या लिखा हुआ देखो, केंचुआ नम क्यूटिकल, जलीय आर्थ्रोपोड्स, ठीक है ना, गिल्स, मछलियां लंग्स, पक्षी रेप्टाइल्स ट्रैकिया। सही आंसर क्या होगा, चूज करो, राइट आंसर क्या होगा, चूज करो, दिमाग लगाओ, क्या होना चाहिए, क्या होगा राइट आंसर। चलिए, उम्मीद है आपने चुन लिया होगा, बहुत आसान है। सबसे पहली बात तो पक्षी और रेप्टाइल्स में, पक्षी और रेप्टाइल्स जो होते हैं, ठीक, इनमें क्या होते हैं, सॉरी, पक्षी और जो रेप्टाइल्स है इनमें क्या होते हैं, इनमें होते हैं लंग्स, मछलियों में क्या होते हैं गिल्स, केंचुए क्यूटिकल, जलीय आर्थ्रोपोड ट्रैकिया। तो अपन मिला लेते हैं सबसे पहले सी का, सी का है दूसरा, तो सी का दूसरा कहां है, एक यहां है और एक यहां है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों गलत है, सी का मिलाना है दूसरा, सी का दूसरा यहां, सी का दूसरा यहां। फिर चौथा पक्षी, पक्षी का कौन सा, तीसरा है ना, डी का, पक्षी रेप्टाइल्स का कौन सा है, तीसरा लंग्स। तो डी का थर्ड कहां है, डी का थर्ड दिया है उसमें, डी का इसमें फोर्थ दिया है, तो ये गलत हो जाएगा, राइट आंसर ये मिल गया। ठीक है, इस तरह से आंसर जो है चुन सकते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, पक्षियों में ध्वनि उत्पादन करने वाले वास्तविक अंग का नाम क्या है। कितना सरल, कितना सरल है। पक्षियों में ध्वनि उत्पादन करने वाले वास्तविक अंग का नाम, जैसे अपने में कौन सा है, लैरिंक्स, ठीक है, वैसे ही इनमें ध्वनि उत्पादन करने वाले अंग का जो नाम है, क्या वो लैरिंक्स है, क्या वो ध्वनि कक्ष है, क्या वो वोकल सैक है या सिरिंग्स है। तो पक्षियों में ध्वनि उत्पन्न करने वाले वास्तविक अंग का नाम बेटा याद रखिएगा क्या है, सिरिंग्स है। क्या है, सिरिंग्स। चलिए आगे चलते हैं, ये लिखिए, बहुत सरल क्वेश्चन आ रहे हैं अब लास्ट में आपके लिए। हीमोग्लोबिन की सबसे अधिक बंधुता किससे होती है, क्या CO2 से होती है, क्या CO से होती है, क्या O2 से होती है, और क्या NH3 से होती है। बहुत सरल क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की सबसे ज्यादा बंधुता जो है वो किस गैस से होती है। ज्यादातर बच्चे ऑक्सीजन को चुनते हैं, लेकिन आंसर गलत है, और ये है CO2। हीमोग्लोबिन के सबसे ज्यादा बंधुता जो है बेटा वो CO गैस से होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति समुद्र तट से कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, माउंट एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा, उसकी श्वसन दर बढ़ेगी और हृदय स्पंदन दर भी बढ़ेगी। श्वसन दर और हृदय स्पंदन दर दोनों घटेगी, श्वसन दर घट जाएगी, हृदय स्पंदन दर घट जाएगी। क्या होगा बताइए, राइट आंसर क्या होगा, क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, सोचो, लगाओ दिमाग, क्या होगा आंसर। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, वो ऊपर जाएगा तो श्वसन दर तो उसकी बढ़ेगी, श्वसन दर तो बढ़ेगी, और जब श्वसन दर बढ़ेगी तो उसकी हृदय स्पंदन दर भी क्या होगी, बढ़ेगी। घटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए राइट आंसर क्या आ जाएगा, पहला। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, हैमबर्गर घटना का अन्य नाम क्या है। कितना सरल प्रश्न,
उम्मीद है बच्चों आप सभी को जो क्वेश्चन है वो समझ में आ रहे होंगे, आंसर भी आपको समझ में आ रहे होंगे। मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों से उम्मीद करता हूं कि वो कमेंट करके बताएंगे कि उन्हें हमारे ये क्वेश्चन आंसर कैसे लग रहे हैं, ठीक। और ज्यादातर बच्चे इसको लाइक करें, क्योंकि आपके एक शेयर से, आपके एक लाइक से अपना जो चैनल है, हमारा नहीं, मेरा नहीं, अपना जो चैनल है वो ग्रो करेगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइक करेंगे और शेयर तो सभी करेंगे, ठीक। तो हैमबर्गर प्रक्रिया का जो नाम है वो सभी जानते होंगे, और इसका नाम है बेटा क्लोराइड शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था, और इस प्रकार यहां पर आज 35 क्वेश्चनों की जो श्रृंखला वो समाप्त होती है। अब उसमें से कितने आपके सही हुए ये विचार कीजिएगा, ठीक। अब अगला जो यूनिट है वो केमिस्ट्री का होगा। उम्मीद करता हूं आपको ज्यादा से ज्यादा पसंद आएगा। यदि आपका साथ रहा तो अपना चैनल बहुत जल्दी ग्रो करेगा और एमपी में छाएगा, बहुत जल्द छाएगा। लेकिन हमें आपके साथ की जरूरत है, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी एमसीसी क्लासेस को ज्वाइन करें। अभी एमसीसी क्लास का 1 मंथ का, याद रखिएगा, एमसीसी क्लास जो है अभी 1 मंथ का जबरदस्त कोर्स जो है वो लेकर के आ रहा है। इस 1 मंथ के कोर्स में मैं आपको बता दूं क्या होगा। जो ऑल टॉपिक्स हैं, ऑल टॉपिक्स वो कवर किए जाएंगे। सभी के जो पेपर सेट हैं वो रेडी कर लिए गए हैं, और इन पेपर सेटों के आधार पर आपकी जो तैयारी है वो चालू की जानी है। तो इसलिए मैं सभी से उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे जल्दी से जल्दी इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ओनली 499 में ये कोर्स आपको एग्जाम तक के लिए मिल जाएगा। एग्जाम तक के लिए 499 में आपको ये कोर्स लगभग एग्जाम तक के लिए मिल जाएगा, और आप बेहतरीन तैयारी 1 महीने में कर पाएंगे, और कम से कम पास होने की उम्मीद तो आपकी बन ही जाएगी। इतनी शानदार तैयारी हो जाएगी। इसलिए देर मत कीजिए और जल्दी से जल्दी कोर्स को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं कल अगले वीडियो में। बाय बाय सभी को।